हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदारा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपनी मैराथन क्लास प्रारंभ हो चुकी है। किसकी मैराथन? सेकंड ग्रेड भर्ती, जो 30 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। सेकंड ग्रेड जीके का जो 30 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उस 30 जुलाई को आयोजित पेपर को लेकर के जो हमने सिखवाल प्लेटफॉर्म पे मैराथन क्लासेस चलाई हैं, मतलब सिखवाल के इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों 29 सॉल्व पेपरों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जो पहले भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर एक तरीके से जो रद्द हुए थे, वो जो रद्द पेपर हुए उनको हमने सॉल्यूशन करवा दिया। पीटीआई भर्ती परीक्षा, जो पीटीआई की सेकंड ग्रेड भर्ती थी, उन पेपरों को हमने हल करवा दिया। मतलब जो विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र आए थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन है जो इस मैराथन क्लास में करवाया जा रहा है। और दोस्तों, एक बात है जो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यह क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आरपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि जो पहले पूछा उसे दोबारा से पूछ लेता है। और अभी तक जो इतना सॉल्यूशन अपन ने किया, उसमें यदि आप ध्यान से क्लास में रहे हो और प्रश्नों को रिपीट होते हुए आपने खुद ने अनुभव किया होगा, तो दोस्तों विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ये सॉल्यूशन है। विगत परीक्षा में आए गए प्रश्नों का है, जो विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्रों का है, जो यह सॉल्यूशन है। हाँ जी, कियारा वर्मा जी को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 2 ही था। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता हूं। निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, कौन से अनुच्छेद में है? आपके 51 क में है। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब है जो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। 4 विकल्प हैं, देखिए बताइए। तब तक है जो मैं आपको मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ हैं जो जानकारियां शेयर कर देता हूं। दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, सबसे पहले तो इसकी सिफारिश किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो इन मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की, ये ध्यान में रखना दोस्तों। 8 मूल कर्तव्यों की है जो सिफारिश की। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सरदार सहित कितने सदस्य थे? सरदार सहित 12 सदस्य थे। इन 12 लोगों ने 8 मूल कर्तव्य की बात की। इन 12 में से एक का नाम तो आपको पता चल गया, कौन? सरदार स्वर्ण सिंह, है ना। अब 11 का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो विद्यार्थी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सरदार स्वर्ण सिंह के अलावा 11 सदस्य थे, उन 11 सदस्यों का नाम बताएगा, वह सिखवाल की तरफ से एक बेहतरीन पुरस्कार का है जो हकदार होगा। दोस्तों, हाँ जी, कयारिया जी का डी आंसर आ रहा है। आंसर आपका ठीक है, परंतु मैं आपसे यहाँ क्या पूछ रहा हूं यहाँ पे कि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसमें 12 सदस्य थे सरदार सहित, तो आपको है जो 11 सदस्यों का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बता देगा, भले ही गूगल पे सर्च करके बताओ, भले ही पुस्तकों में देख के बताओ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो बताएगा उसको है जो सिखवाल की तरफ से एक बेहतरीन है जो पुरस्कार मिलेगा। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की। और फिर हुआ दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 1976 में, जिसके तहत क्या किया गया? संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। यहां पे ध्यान में रखना, सिफारिश कितनी थी? 8 की थी। जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए। ये लिए कहां से गए थे? ये लिए आपके रूस से लिए गए थे, सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ से जो लिए गए थे। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़ा गया। यह भी ध्यान में रखना, 11वां मूल कर्तव्य मतलब 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने से संबंधित माता पिता का जो कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं दोस्तों, पढ़ा नहीं होगा आपने, परंतु महत्वपूर्ण बात है, जे.एस. वर्मा कमेटी। दोस्तों, जे.एस. वर्मा कमेटी का संबंध भी किससे है? मूल कर्तव्यों से है। कब गठित हुई? 1999 में गठित हुई। क्यों गठित हुई? कि ये जो 11 मूल कर्तव्यों की लिस्ट है, ये जो मूल कर्तव्यों की लिस्ट है, इसको लागू कैसे करवाया जाए, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा फोर्सेबल नहीं है।
ये विधि द्वारा भी फोर्सेबल नहीं है, तो उनको लागू कैसे कैसे करवाया जा सकता है, इस पे विचार करने हेतु JS वर्मा समिति का गठन किया गया। अरे क्यारा वर्मा जी, बहुत जबरदस्त, आपने जो नाम बताए हैं बहुत जबरदस्त। मैं जो पुरस्कार की बात कर रहा था, वो पुरस्कार ये था कि जो 11 सदस्यों के नाम बता देगा, क्यारा वर्मा ने काफी अच्छा प्रयास किया है, बहुत जबरदस्त क्यारा जी। तो आप ये पुरस्कार जीतने में सफल रही हो। आपको क्या करना है इसके लिए ये पुरस्कार मतलब जो संविधान का A to Z, संविधान का जो A to Z कोर्स है, वह पुरस्कार है जो आपको प्रदान किया जाता है। आप हेल्पलाइन नंबर पे अपनी डिटेल भेज देना, आपको ये कोर्स है जो मिल जाएगा। जो बाकी विद्यार्थी हैं जो संविधान को A to Z पढ़ना चाहते हैं, वो भी इस कोर्स में जुड़ करके अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं। बधाई हो क्यारा जी, बहुत जबरदस्त। उम्मीद नहीं थी कि आप है जो ये सफलता प्राप्त करोगे, परंतु आप लोगों ने ये भी कर दिखाया, बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका यूएसए से संबंधित यूएसए के संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ दोस्तों, तब विभिन्न देशों से कुछ विशेषताओं को ग्रहण किया गया। इसी सिलसिले में अमेरिका से भी कई प्रावधान लिए गए, जैसे मूल अधिकार का प्रावधान, जैसे महाभियोग का प्रावधान, जैसे न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। ये सभी कहां से लिए? अपन ने अमेरिका से लिए। इसीलिए तो भारतीय संविधान को आलोचकों ने क्या कहा? उधार का थैला कहा। परंतु ये उधार का थैला नहीं है, बड़ी मेहनत से तैयार किया गया थैला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से ली गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया? ये अमेरिका से ही लिया है, राष्ट्रपति का महाभियोग। ये विकल्प ही सही हो गया। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61 नहीं है, राष्ट्रपति का महाभियोग का एक और अनुच्छेद है, 61 तो है ही दोस्तों। 61 के साथ साथ 56 ख भी है, 56 ख भी राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में प्रावधान करता है। 56 ख में क्या कहा गया है कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पे, किसके आधार पे? संविधान के अतिक्रमण के आधार पे, संविधान के अतिक्रमण के आधार पे जो क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया कहां पे उल्लेखित है? जिसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। यह दोस्तों 56(1) के ख में जो उल्लेखित है। और यह प्रावधान अपन ने कहां से लिया? अमेरिका से ही लिया था, यूएसए से ही लिया था। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघात्मक शासन, मतलब जहां पे केंद्र क्या हो? सुदृढ़ हो, उस सुदृढ़ संघीय व्यवस्था के साथ उस सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघात्मक शासन, ये व्यवस्था अपन ने कहां से ली है? ये व्यवस्था कनाडा से ली है। उपराष्ट्रपति का पद भी अपन ने कहां से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद भी अपन ने अमेरिका से ही लिया है, यूएसए से ही लिया है। दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी यूएसए से ही आया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कौन कौन सा हो गया? ए के साथ सी भी हो गया, सी के साथ डी भी हो गया, प्रश्न डिलीट हो गया है ना। प्रश्न क्या हो गया? डिलीट है, जो हो जाता है। दोस्तों, प्रश्न गलत हो गया। यदि ऐसे पूछता कि कौन सी नहीं ली गई है, तो अपने बी विकल्प है जो सही हो जाता है ना। कियारा जी ने ये आंसर दिया है, मतलब कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। आप है जो इस हेल्पलाइन नंबर पे अपनी डिटेल भेज के जो पुरस्कार हैं, जो संविधान का A to Z कोर्स है, उसको है जो प्राप्त कर सकते हो। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? संविधान के कौन से भाग में जो पंचायती राज की अवधारणा निहित है, ये आपसे पूछा गया है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? प्रस्तावना में नहीं है दोस्तों, मौलिक अधिकार में भी नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी विकल्प सही हो जाता है। संविधान का जो अनुच्छेद है, डीपीएसपी का ही अनुच्छेद कौन सा? 40। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया था? पंचायतों का संगठन के बारे में बात है जो कहां पे की गई थी? अनुच्छेद 40 में की गई थी। इसी अनुच्छेद 40 के प्रावधानों को ही
बेहतर ढंग से लागू करवाने के लिए, अनुच्छेद 40 के ही प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू करवाने के लिए क्या किया गया दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा 73वां संविधान संशोधन है जो किया गया 1992 में। इसके तहत दोस्तों संविधान में एक भाग जोड़ा गया, कौन सा भाग 9 में है जो ये प्रावधान जोड़े गए, और भाग 9 में क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था की गई। और अनुच्छेद 243 जी के तहत 11वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है, यदि आपसे यह पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जी में क्या है, पंचायतों के कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। पंचायत कौन कौन सी कार्य करेगी कि 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों से संबंधित कार्य करने का अधिकार किसे होगा, पंचायतों का होगा। दोस्तों ये बात भी आप ध्यान में रखना, जो अनुसूचियां हैं वह किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार से जो 11वीं अनुसूची है किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है, 243 जी से जुड़ी हुई है, यह भी ध्यान में रखना। बिल्कुल केआरा जी का बिल्कुल सही आंसर है जो आया है, अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्यों को दायित्व सौंपा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का दायित्व है जो राज्य को सौंपा गया है, ये आपसे पूछा गया है। मौलिक अधिकारों में है क्या, नीति निर्देशक तत्वों में है क्या, आपातकालीन प्रावधानों में है क्या, संविधान की प्रस्तावना में है, कहां पे है ये प्रावधान बताइए, देखिए आंसर दीजिए। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 है, भाग कौन सा है, नीति निर्देशक तत्व का भाग 4 है। कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। जो अनुच्छेद 51 है वो किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो बी विकल्प है जो यहाँ पे सही हो जाता है। जो अनुच्छेद 51 है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो दोस्तों अनुच्छेद 51 क में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 51 क में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में क्या करेगा, अभिवृद्धि करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। 51 ख में क्या है, 51 ख में क्या है, 51 ख में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य देश हैं राष्ट्रों के मध्य क्या करेगा, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक है जो संबंध स्थापित करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 हो गया दोस्तों। 51 ख के बाद 51 ग में क्या कहा गया है, 51 ग में कहा गया है कि राज्य यानी कि देश क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान करेगा। और 51 फिर लास्ट में आ गया घ। 51 घ में क्या कहा गया है कि जो विवाद होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होंगे वह है जो मध्यस्थता यानी कि बातचीत से है जो सुलझाए जाएंगे, मध्यस्थता से सुलझाए जाएंगे। यह अनुच्छेद 51 का पूरा विस्तार है जो मैंने आपको सब क्लोज सहित हैं जो बता दिया है। बिल्कुल केआरा वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी ऑप्शन अनुच्छेद 51 बिल्कुल करेक्ट। तो अनुच्छेद 51 में क्या क्या उपबंध है ये भी है जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला है जो प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न का है जो क्या इस प्रकार की पीपीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। राज्यपाल किसे नियुक्त तो कर सकता है, आरपीएससी के अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, आरपीएससी का अध्यक्ष हो भले ही सदस्य हो, मतलब भले ही संजय क्षत्रिय हो भले ही बाबूलाल कटारा हो, उसकी नियुक्ति तो कौन करेगा, आपके राज्यपाल करेगा, कलराज मिश्र करेंगे, परंतु बर्खास्त करने का अधिकार है जो उन्हें नहीं होगा। अभी बाबूलाल कटारा का जो मामला आया, उन्हें बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी भेजनी पड़ी। क्यों भेजनी पड़ी, क्योंकि भारत का जो संविधान का अनुच्छेद है, कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 316 कहता है कि जो आरपीएससी है उस आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। परंतु अनुच्छेद जो 317 है,
अनुच्छेद 317 क्या कहता है? अनुच्छेद 317 कहता है कि यदि अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना है या फिर बर्खास्त करना है तो हटाएगा और बर्खास्त करने का अधिकार किसे होगा? राष्ट्रपति को होगा। किसे होगा दोस्तों? राष्ट्रपति को होगा। और राष्ट्रपति किस आधार पे हटाएगा? कदाचार के आधार पे हटाएगा। कदाचार यानी कि भ्रष्टाचार के आधार पे हटा लेगा। यदि वो पागल हो गया है तो हटा लेगा, यदि वो दिवालिया हो गया है तो हटा लिया जाएगा। यदि वो क्या करने लगा है? पद पे रहते हुए अन्य कार्य करने लग गया है, किसी अन्य पोस्ट को ग्रहण कर लिया है, सवैतनिक पोस्ट को ग्रहण कर लिया है तो हटा लिया जाएगा। और यदि राष्ट्रपति को लगा कि अब इस पोस्ट के योग्य नहीं है तो भी उसे हटा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर तो क्या हो गया? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए यही है जो प्रावधान है। कियारा वर्मा कह रही हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, हटा नहीं सकता। इसके अलावा कौन सा आयोग है जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल करता है, परंतु राज्यपाल उसे हटा नहीं सकता। इसके अलावा है जो कौन सा आयोग है, उस आयोग का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारत का जो संविधान है उसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ये आपको बताना है कि भारत का जो संविधान बना किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा ने उस संविधान को कब है जो एक्सेप्ट कर लिया, ये आपको बताना है। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। 4 विकल्प हैं, बताइए। देखिए दोस्तों कौन है जो बता? हाँ, कियारा जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, मानवाधिकार आयोग। आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग दो ऐसे आयोग हैं जिसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। ध्यान में रखना। यहां पे आपसे पूछा है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, ये है जो आपसे पूछा गया है। आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर आने चाहिए आपकी तरफ से। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो क्लास को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और वो दोनों काम नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर आंसर है जो देते रहो। आंसर आते रहने चाहिए। जैसे कियारा जी का बिल्कुल सही आंसर आया है 26 नवंबर 1949। अब कियारा जी एक आंसर दे रहे हैं, कियारा वर्मा एक आंसर दे रही है, मैं बार बार उनका नाम उल्लेख कर रहा हूं, तो कई विद्यार्थियों को इससे दिक्कत हो जाती है कि बार बार इनका नाम क्यों ले रहे। अरे भाई, आप आंसर दोगे तो आपका भी नाम आएगा, तो आंसर है जो देते रहिए। 26 नवंबर 1949 को है जो क्या हुआ? संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना लिया गया। अब देखिए दोस्तों, अब कहानी समझाता हूं थोड़ी सी। संविधान सभा में संविधान बना कैसे? दोस्तों 29 अगस्त को, थोड़ा सा धैर्य रखना, बेहतरीन जानकारियां दूंगा। 29 अगस्त 1947 के दिन क्या हुआ? प्रारूप समिति का क्या हुआ दोस्तों? प्रारूप समिति का गठन हुआ। क्या गठन हुआ? किसका गठन हुआ? प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति ने काम प्रारंभ किया संविधान बनाने का, जिसके तहत उन्होंने क्या किया? जो बीएन राव थे, जो बीएन राव साहब थे, बीएन राव साहब द्वारा जो संविधान के सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, बीएन राव द्वारा एक संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिसके अंदर 243 अनुच्छेद थे और 13 भाग थे। इस पे जो प्रारूप समिति ने विचार प्रारंभ किया। प्रारूप समिति ने लगातार मेहनत की और मेहनत करते करते क्या कर दिया दोस्तों? 21 फरवरी के दिन, कब दोस्तों? 21 फरवरी 1948 के दिन, मतलब सिर्फ 6 महीनों में ही संविधान का प्रथम प्रारूप है जो किसने तैयार कर दिया? प्रारूप समिति ने तैयार कर दिया। इसे संविधान सभा के समक्ष रखा गया। संविधान सभा ने इसमें बहुत सारे संशोधन सुझाए, संशोधनों को स्वीकार किया और आखिरकार संविधान की प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप कब तैयार कर दिया? 21 अक्टूबर, है ना, 21 अक्टूबर 1948 को है जो 26 अक्टूबर 1948 को तैयार कर लिया। ये तैयार होने के बाद इसे क्या किया गया? संविधान सभा के समक्ष रखा गया और इस पे 3 वाचन होते हैं। तीनों वाचनों से प्रश्न आते हैं। इस पे 3 वाचन होते हैं। कौन कौन से वाचन होते हैं? प्रथम वाचन होता है। प्रथम वाचन कब से कब होता है? यदि आपको डेट ध्यान है
तो कमेंट बॉक्स में है जो बताते रहो। प्रथम वाचन कब होता है दोस्तों? प्रथम वाचन प्रारंभ होता है आपके 4 नवंबर से। 4 नवंबर 1948 से प्रथम वाचन प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? 9 नवंबर 1948 तक है जो प्रथम वाचन चलता है। प्रथम वाचन होता है, कौन सा अधिवेशन था? संविधान सभा का इस समय 7वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? 7वां अधिवेशन था। फिर द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है, कौन सा दोस्तों? द्वितीय वाचन है जो प्रारंभ होता है, कब होता है दोस्तों? ये खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही 7वें अधिवेशन में ही 15 नवंबर 1948 को ये द्वितीय वाचन प्रारंभ हो जाता है। परंतु ये चलता कब तक है? यह बहुत लंबे समय तक चलता है, लगभग 11 माह तक चलता है। 17 अक्टूबर 1949 तक है जो द्वितीय वाचन चलता है। दोस्तों द्वितीय वाचन के दौरान संविधान का खंडवार है जो अध्ययन किया गया, खंडवार है जो उस पर बहस की गई। संविधान सभा द्वारा करीब करीब 7,500 संशोधन सुझाए गए, उनमें से 2500 के करीब संशोधनों को स्वीकार किया गया और ये द्वितीय वाचन संपन्न हुआ। इसके बाद फाइनली तृतीय वाचन होता है और संविधान सभा में तृतीय वाचन संविधान का कब प्रारंभ हो जाता है दोस्तों? ये आपके नवंबर में प्रारंभ होता है, 11वां अधिवेशन होता है और 14 नवंबर को ये जो यह प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? 26 नवंबर 1949 तक है जो चलता है, 1949 तक चलता है। और इसी दिन क्या किया जाता है? संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। इसी दिन 284 सदस्यों द्वारा संविधान पे हस्ताक्षर हैं जो कर लिए जाते हैं। हाँ जी, पहली बार बिल्कुल 26 नवंबर को क्या किया गया? संविधान को स्वीकार किया गया और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? संविधान विधि दिवस है जो मनाया जाता है। बिल्कुल बहुत जबरदस्त। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर के दिन है जो स्वीकार किया गया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 तो बेहद आसान है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो डीपीएसपी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, जो फोर्सेबल नहीं है, जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, ये सिद्धांत हैं जो अपन ने कहां से लिए, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके अंदर एक था निदेशक सिद्धांत ही क्या है? आज नीति निर्देशक तत्व के रूप में। परंतु यह भारत शासन अधिनियम 1935 में यह निदेशक सिद्धांत कहां से आए थे? आयरलैंड के संविधान से आए थे। कहां से आए थे? आयरलैंड के संविधान से हैं जो यह भारत शासन अधिनियम 1935 में आए और 1935 से कहां पे आ गए? भारत के संविधान में आ गए। कौन से भाग में आ गए? भाग 4 में है जो यह आ गए। तो नीति निर्देशकता जो सिद्धांत है, सबसे पहले आयरलैंड, फिर 1935 से आगे भारत के संविधान में। 1935 से कहां से आगे? भारत के संविधान में है जो आगे। बिल्कुल कयारा जी ने बिल्कुल सही लिखा है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। बहुत जबरदस्त कयारा जी, आपकी तैयारी बड़ी बेहतरीन है। बिल्कुल आयरलैंड है जो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है, आयरलैंड। परंतु आयरलैंड से कहां पे आए? 1935 में आए। 1935 से भारत के संविधान में आए। बिल्कुल जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधन, निर्देशक सिद्धांत या निर्देशन के शासन, अभी अपन ने चर्चा की, शासन को 1950 में भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। किस रूप में सम्मिलित किया? अभी अपन ने चर्चा कर दी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जो सम्मिलित किया गया। जो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो डीपीएसपी हैं, वो कहां से आए? आयरलैंड से 1935 के अधिनियम आए। 1935 के अधिनियम से 1950 में भारत के संविधान में आगे बी विकल्प है जो सही हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, बेहतरीन सवाल है ये। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची, संघ सूची में सम्मिलित किया गया? 1919 में दोस्तों भारत शासन 1919 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में पहली बार एक सिद्धांत लाया गया। कौन सा सिद्धांत लाया गया? पावर सेपरेशन का सिद्धांत लाया गया, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत लाया गया।
1919 के अधिनियम के तहत। कब दोस्तों? 1919 के अधिनियम के तहत दो लिस्ट बनाई गई, एक संघ सूची बनाई गई थी और एक राज्य सूची है जो बनाई गई थी। इस अधिनियम के तहत संघ सूची में 47 विषय थे और राज्य सूची में 50 विषय थे। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि संघ सूची में कितने विषय थे, केंद्रीय सूची या संघ सूची में कितने विषय थे? 47 है जो विषय थे, सी विकल्प है जो सही हो जाता है। अब यात्रा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 1919 में पहली बार शक्तियों का विभाजन किया गया, फिर 1935 का जो अधिनियम आया उसमें भी शक्तियों का विभाजन किया गया। इसकी भी कौन सी अनुसूची थी? 7वीं अनुसूची में विभाजन किया गया। इसके तहत संघ सूची में कितने विषय रखे गए? 59 विषय रखे गए। राज्य सूची में कितने विषय रखे गए? 54 विषय रखे गए। और एक और समवर्ती सूची आ गई, 1919 में नहीं थी, समवर्ती सूची आ गई और ये समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए? 36 विषय हैं जो रखे गए। इसके बाद दोस्तों जो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसकी भी 7वीं सूची में इसी पावर सेपरेशन के सिद्धांत को फिर से स्वीकार किया गया और इसके तहत संघ सूची में कितने विषय रखे दोस्तों? इसके तहत संघ सूची में 97 विषय रखे, राज्य सूची में 66 विषय रखे और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जो रखे गए। इसके बाद यदि बात करें वर्तमान की दोस्तों 2023 की, तो संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं दोस्तों? 59 विषय हैं, 59 विषय हैं। और संघ समवर्ती सूची में कितने हैं? समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं जो हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बेहतरीन जानकारी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल कयारा जी कह रहे हैं 27 नहीं है, इस बार है जो आपने मिस्टेक कर ली। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हमेशा ध्यान में रखना। संघ सूची में उन विषयों को रखा गया जिस पे कानून बनाना, संघीय विधानमंडल, प्रशासन चलाना संघ सरकार का। राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया जिस पे कानून बनाना, राज्य विधानमंडल, प्रशासन करना राज्य सरकार। समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया जिस पे कानून बनाना किसका काम है? कानून बनाना दोनों का काम है। मतलब जहां पे संघ केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ऐसे विषयों को समवर्ती सूची इनके कॉन्क्रीट लिस्ट में रखा गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 51 हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय अथवा आत्मा बताया गया? निम्नलिखित अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा बताया? आसान सवाल है, आप सभी को है जो आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। सभी हैं जो इस प्रश्न का आंसर देंगे। मैं है जो आपके प्रश्न का, आपके आंसर का इंतजार करूंगा। हाँ जी, सभी आंसर देने का प्रयास करिए। हाँ जी, मोहम्मद जी क्या कह रहे हैं? 51 सी का क्या कह रहे हो? अच्छा, प्रश्न संख्या 51 का सी आंसर है। बिल्कुल सही आंसर आया है मोहम्मद साहब का, अली भाईजान का बिल्कुल सही आंसर आया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है। इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया, संविधान का हृदय क्यों कहा गया? क्योंकि संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को लागू किस अनुच्छेद के तहत करवाया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 32 के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत है जो करवाया गया है। बिल्कुल रत्नेश्वर सिंह जी का स्वागत है, बिल्कुल सही आंसर आया है रत्नेश्वर सिंह जी का भी। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय का। इसके तहत दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, इसके तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितनी रिट जारी कर सकता है दोस्तों? वह है जो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखता हूं। सबसे पहली होगी आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस भी जिसे अपन कहते हैं। दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई आपके परमादेश हो गई, दूसरी परमादेश हो गई। तीसरी कौन सी हो गई? उत्प्रेषण। तो तीसरी आप ले सकते हैं प्रतिषेध या उत्प्रेषण, प्रतिषेध को ले लेते हैं, प्रतिषेध। और 4th नंबर हो गई दोस्तों उत्प्रेषण। और है जो आपके अगली कौन सी हो गई? आपके हो जाती हैं लास्ट में, कौन सी हो जाती हैं? लास्ट में हो जाती है अधिकार पर्चा। कौन सी हो जाती है दोस्तों? अधिकार पर्चा।
ये हैं जो 5 रिट हैं, और ये 5 रिट किस लिए जारी की जाती हैं? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जारी की जाती हैं। बिल्कुल कयारा जी सही लिख रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, परमादस मैंडेमस, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। तो इस प्रकार से इनका लैटिन वर्ड भी है जो आपको याद में रखना है दोस्तों। सी आंसर सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में तो अभी अपन ने चर्चा कर ली। इसमें क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। क्या है दोस्तों? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में है जो किया गया है। अब है जो यहाँ पे यही पूछा, 7वीं अनुसूची कौन से विकल्प में है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची कौन सी अनुसूची देती है? आपके 7वीं अनुसूची देती है। मैंने अभी आपके साथ चर्चा की, मैंने अभी आपको यह बताया कि प्रत्येक अनुसूची का संबंध किसी अनुच्छेद से होता है। तो 7वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है वो आपको कमेंट बॉक्स में है जो दोस्तों बताना है। देखता हूं कौन है जो बता पाता है। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब का ए आंसर आ रहा है। मोहम्मद अली साहब पीछे चल रहे हो, थोड़ा आगे करिए। अपनी जो मोबाइल स्क्रीन पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लास को आगे करने का, उसे आगे करिए और समकालीन रहिए। 52 का सी आंसर दे रहे हो, 54 पे पहुंच गए हम। हाँ 54 का सी आंसर बिल्कुल सही आया। रत्नेश्वर सिंह जी सही आंसर दे रहे हैं। क्यारा वर्मा भी सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सभी के सही आंसर है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है जो 7वीं अनुसूची में है, परंतु 7वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से ये आपको बताना है। ये जो बताएगा उसकी तैयारी वाकई बड़ी जबरदस्त है, उसकी तैयारी बहुत जबरदस्त है जो मानी जाएगी। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाएं हैं दोस्तों। इसमें जनजातीय सेक्टरों प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। यह है 7वीं, ये आपके 7वीं में नहीं है। ये कौन सी अनुसूची में है? आपके 5वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 5वीं में है। ये संवैधानिक कार्यकर्ताओं के लिए वेतन और अनुमोदन से संबंधित है। वेतन से संबंधित अपने दूसरी अनुसूची है। कौन सी है? दूसरी अनुसूची है जो वेतन से संबंधित है। किसी का आंसर नहीं आया, इसका अनुच्छेद कौन सा है? मैं इंतजार करूंगा कौन है जो बताता है। क्वेश्चन नंबर 47 बैरेक्ट होगा आपके पास, संविधान का बैरेक्ट होगा। बैरेक्ट को उठाइए और उससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद टाइप करिए। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 को है जो देखते हैं। 57 क्या कह रहा है? एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। दोस्तों एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है ये आपसे पूछा गया है। शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता, अस्थायित्व। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या होगा दोस्तों? शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो क्या हो गया? संघात्मक का हो गया। ये किसका हो गया दोस्तों? संघात्मक का है जो संघात्मक व्यवस्था का ये लक्षण हो गया शक्तियों का विकेंद्रीकरण। दोहरी नागरिकता भी संघात्मक व्यवस्था का लक्षण हो गया। शक्तियों का केंद्रीकरण एकात्मक व्यवस्था में होता है। मतलब जब पावर सेपरेशन ना हो, पावर है जो केंद्र के हाथ में केंद्रीकृत हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन? एकात्मक व्यवस्था कहेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ए है जो हो जाता है। एकात्मक व्यवस्था, शक्तियों का केंद्रीकरण। क्या कर रहे हो क्यारा जी? 57 का ए आंसर मोहम्मद अली साहब का बिल्कुल सही आंसर है जो आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव होता है उसके बारे में है जो इन कथनों पे अपन को विचार करना है। देखिए देखो, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और उसका कार्यकाल किस पे निर्भर करेगा? मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पे है जो उसका कार्यकाल निर्भर करेगा। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। यह भी सही बात है। तो ABCD तीनों सही है। ABCD 1 2 3 कहाँ पे है? डी विकल्प में है। तो डी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। डी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। बिल्कुल। आपने बी आंसर क्यों दिया क्यारा जी और मोहम्मद अली जी? बी आंसर किसका? 57 का बी आंसर नहीं होगा, 57 का ए आंसर होगा। एकात्मक क्या होता है? एकात्मक मतलब शक्तियों का केंद्रण।
संघात्मक मतलब शक्तियों को बांटना, राज्य सरकारों को भी शक्तियां देना। जैसे अमेरिका एक संघात्मक संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें क्या किया गया, उसमें राज्यों के लिए भी अलग संविधान है, राज्य को भी नागरिकता रखने का अधिकार है। मतलब राज्य एक व्यक्ति होगा, उसकी एक राज्य से संबंधित नागरिकता होगी, एक अमेरिका से संबंधित नागरिकता होगी। मतलब उसकी क्या है, दोहरी नागरिकताएं। जब पावर का सेपरेशन किया जाए उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। जब पावर का एकीकरण किया जाए, मतलब सेंट्रलाइज किया जाए, पावर सेंट्रलाइज किया जाए, उसे एकात्मक व्यवस्था कहेंगे। एकात्मक पूछा तो शक्तियों का केंद्रीकरण है जो सही होगा। अच्छा 3 नंबर पढ़ा हुआ नहीं है, क्या नहीं पढ़ा हुआ है 3 नंबर? अच्छा यहाँ पे कह रहे हो क्या? हाँ ये भी ध्यान रखना, ये पढ़ के रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में मुख्य सचिव भाग लेता है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? शांति, मैत्री, सहअस्तित्व, साम्राज्यवाद भारत की है जो विशेषता नहीं है। भारत साम्राज्यवादी देश थोड़ा ही है, भारत ऐसे थोड़ा ही कि जाके पाकिस्तान पे हमला कर दिया, दूसरे दिन जाके बांग्लादेश पे हमला बोल दिया, तीसरे दिन श्रीलंका को भी कब्जा में ले लिया और अखंड भारत का निर्माण कर दिया। भारत साम्राज्यवादी देश नहीं है, भारत शांति प्रिय देश है, भारत मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, भारत है जो सह अस्तित्व, दोनों के अस्तित्व को है जो स्वीकार करता है। भारत सह अस्तित्व, बिल्कुल मोहम्मद अली जी का डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, ये तो आप सभी को पता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है, राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है वह कब लागू हुआ, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों जब 73वां संविधान संशोधन किया गया तो पंचायती राज अधिनियम बनाया गया राजस्थान सरकार द्वारा, और उसे लागू कब किया गया? दोस्तों पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था आपके 23 अप्रैल के दिन, 23 अप्रैल 1994 के दिन है जो इसे लागू किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आया है। रत्नेश्वर सिंह का सही आंसर है, क्यारा वर्मा का सही आंसर है, और अली भाईजान भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 97 को देखते हैं, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था क्यों है? क्योंकि पावर का सेपरेशन किया गया है, राज्यों को है जो राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है, राज्यों के लिए अलग से विधानमंडल है, तो पावर सेपरेशन है तो क्या हो गया? संघात्मक व्यवस्था तो हो गई। द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, तो यह भी सही हो गया बिल्कुल। मुकेश जी का स्वागत है, मुकेश जी अभिनंदन है, कैसे हो मुकेश जी? बिल्कुल, क्यारा जी का भी बिल्कुल सही आंसर आया है। संवैधानिक परिषद, न्यायिक पुनर्वलोकन भी है, न्यायिक पुनर्वलोकन भी संविधान में है। जैसे अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्वलोकन दिखता है, अनुच्छेद 32 में न्यायिक पुनर्वलोकन दिखता है, अनुच्छेद 131 में दिखता है, 132 में दिखता है, 143 में दिखता है। ये कई अनुच्छेद हैं संविधान के जहां पे न्यायिक पुनर्वलोकन नजर आता है। अनुच्छेद 137 में भी नजर आता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन भी है। संवैधानिक परिषद जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, सी विकल्प है जो यहाँ सही हो जाता है। बिल्कुल अली साहब का सी आंसर आया है। ललित जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास को इतनी देरी से मत ज्वाइन किया करो, क्लास को आप 7:05 पे रोज ज्वाइन कर लिया करो। बिल्कुल सी ऑप्शन है जो सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही, सी आंसर सही है। रोज 7:05 पे ये क्लास प्रारंभ हो जाएगी और रोज 7:05 पे आप सभी हैं जो क्लास में उपस्थित होना है आपको। संदीप जी बिल्कुल सही आंसर है जो आप दे रहे हो। अब देखिए, अच्छा ये आपके ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न आ गए हैं। आधे जो प्रश्न कहाँ गए, हमारे पॉलिटी के प्रश्न गायब कर दिए गए। पॉलिटी के प्रश्नों को जो टंकणकर्ता महोदय हैं, उन टंकणकर्ता महोदय ने क्या कर दिया, पॉलिटी के प्रश्नों को टाइप ही नहीं किया। ये बड़ी भारी गलती की है इन्होंने, इस गलती के लिए उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। चलिए अब विदा लेने का समय आ गया है क्योंकि पॉलिटी के प्रश्नों का उल्लेख ही कम ही मिला। चलिए दोस्तों, जाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन ये रहेगा कि यदि आपको मेरे से पढ़ना ठीक लग रहा हो, यदि आपको मेरे से पढ़ना ठीक लग रहा हो तो सिखवाल के इस प्लेटफॉर्म पे, सिखवाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पे मेरे द्वारा संपूर्ण संविधान A to Z संविधान पढ़ाया जा रहा है। लगभग 100 क्लासों में संविधान पूरा होगा।
जिसमें आपके सेकंड ग्रेड के सभी टॉपिक हैं, जिसमें आपके थर्ड ग्रेड एसएसटी के सभी टॉपिक हैं, जिसमें आपके यूपीएससी के सभी टॉपिक हैं, जिसमें आपके आरएस मेंस तक के सभी टॉपिक हैं। मतलब संविधान को ए टू जेड, संविधान और राज व्यवस्था जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को है जो दोस्तों ए टू जेड पढ़ाया जा रहा है 99 रुपए में। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। 500 के करीब स्टूडेंटों का परिवार है जो ये निर्मित हो चुका है। अब बस आपकी कमी है, तो आप भी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और क्या करें, संविधान को ए टू जेड है जो पढ़ना प्रारंभ करें। अब यहाँ पे मैं दोस्तों आगे जो सर हैं आपको जो मनोविज्ञान पढ़ाते हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वह भी आए और हमारे विद्यार्थियों को मनोविज्ञान के प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रदान करें। देव सर, देव गोदारा से अभिनंदन रहेगा। धन्यवाद सर। स्वागत है साथियों आपका सिक्वाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं आज के इस पेपर में, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, मनोविज्ञान के क्वेश्चन। चलिए अपन पेन को भी चेंज कर लेते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है जो व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत का नाम आते ही अपने मन में है जो किसका नाम आता है, इस क्लार्क हल का। क्लार्क हल ने व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार क्या था, जो आवश्यकताएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनकी प्रबलताएं हैं जो अपने व्यवहार को निर्धारित करती हैं, व्यवहार को एक लक्ष्य प्रदान करती हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति समाज में या व्यक्ति जीवन में, परिवार में या फिर है जो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण में व्यवस्थित व्यवहार करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन बी है जो राइट हो जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, ये क्लार्क हल ने दिया था। और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों, स्किनर ने भी व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत को थोड़ा व्यवस्थित किया और उन्होंने किसका सिद्धांत दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार पुनर्बलन है जो व्यवस्थित व्यवहार को व्यवस्थित दिशा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक सम्मिलित किया गया है वो कौन सा है। दोस्तों बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत की। ये द्विकारक सिद्धांत पहले आया, उसके बाद में कौन सा आया, त्रिकारक सिद्धांत। प्रश्न में क्या पूछा गया, द्विकारक सिद्धांत के जो थे पार्ट, उसके अलावा कौन सा सिद्धांत है जो इसमें त्रिकारक सिद्धांत में सम्मिलित किया गया। तो ये किसने दिया था दोस्तों, स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने 1904 में है जो द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने दो कारकों की बात की थी, एक जनरल फैक्टर एंड स्पेशल फैक्टर, यानी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। इन्होंने क्या बोला था, एक तो स्पेशल फैक्टर जो कि केंद्र में रहता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, जनरल फैक्टर पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से अपन देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, जनरल फैक्टर है। इसको अगर अपन एस हो गया तो इसको जनरल फैक्टर को लिख देते हैं जी से। और ये एकदम कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये उन्होंने 1904 में सिद्धांत दिया था और बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत को संशोधित करते हुए उन्होंने एक और फैक्टर दिया, और जो जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर दोनों से जो है मिल के बनता है, और उसको उन्होंने क्या दिया, ग्रुप फैक्टर यानी समूह कारक सिद्धांत। तो अपने को पूछा गया विशिष्ट कारक में जो एक कारक सम्मिलित किया गया, तो जो विशिष्ट कारक का जो पहले वाली उनकी थ्योरी थी उसमें एक फैक्टर कौन सा सम्मिलित किया गया। तो इसमें उन्होंने कौन सा
बहुकारक सिद्धांत, स्मृति कारक, तार्किक कारक, समूह कारक या ग्रुप फैक्टर जो अपन ने यहाँ अभी बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके आंसर आ रहे हैं। कियारा का ऑप्शन डी आया है, पिछले क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही है। आप सभी के आंसर समूह कारक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण में एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। जो व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण है उसमें क्या उद्देश्य होता है? अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना, मानसिक योग्यताओं का पता लगाना, कौशलों का पता लगाना और मनोगत्यात्मक योग्यताओं का पता लगाना। तो अंतर्निहित यानी इंटरनल एप्टीट्यूड जो होती है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी योग्यताओं का पता लगाना है, जो इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? व्यवहारवाद की बात है जो सबसे पहले जेबी वॉटसन नामक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कब की थी? 1913 में की गई थी। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का एक धनात्मक अध्ययन बताया था। मनोविज्ञान की अपनी परिभाषा देते हुए और मुकेश जी ने ये बताया 17 का क्वेश्चन, अच्छा पिछले क्वेश्चन का बता रहे, तो इसमें जेबी वॉटसन का है, जॉन वॉटसन, ऑप्शन बी इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो जॉन वॉटसन को है जो मनोविज्ञान का जनक, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय नहीं होगा? यहाँ गलत लिख दिया, संप्रत्य होगा। किस प्रकार से लिखते हैं? संप्रत्य शायद कंसेप्ट होता है इंग्लिश में, हिंदी में मेरा थोड़ा कमजोर है, लेकिन इस संप्रत्य ये सही लिखा है मैंने, देख लेना इसकी हिंदी क्या है। कंसेप्ट की बात की गई, यहाँ इन्होंने संप्रदाय लिख दिया। निर्माण का प्रथम पद है। कंसेप्ट फॉर्मिंग का जो है फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कंसेप्ट फॉर्मिंग होती है उसमें प्रत्यक्षीकरण होता है। जैसे अपन जीन पियाजे के थ्योरी में अपन ने पढ़ा था, क्या बोला था? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन है जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में अपन ने देखा था, जिसमें स्कीमा का निर्माण होता है। स्कीमा एक तरह का कंसेप्ट है, एक तरह की धारणा है। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या था? एसिमिलेशन, यानी एसिमिलेशन का हिंदी क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण। इसको अपन प्रत्यक्षीकरण बोलेंगे। तो प्रत्यक्षीकरण के बाद एकोमोडेशन होता है, जिसमें तुलना होती है। और एकोमोडेशन के बाद तुलना, अंतर, विश्लेषण, ये जो है मनोवैज्ञानिक प्रोसेस होती है। उसके बाद में जो इक्विलिब्रियम यानी संतुलीकरण होता है। तो ये इसका अपन को प्रथम पद पूछा गया है, तो प्रथम पद इसका आंसर बी हो जाता है। आपने किसी ने बी आंसर दिया है, कियारा ने बी आंसर दिया है, 27 का बी, मुकेश जी सभी का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है तथा अपनी क्षतिपूर्ति खेल से कर सकता है, ये किस प्रकार का क्षतिपूर्ति कहलाती है? जैसे एक बालक कमजोर है, जो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है और उसको लगता है कि मैं पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो खेलों में जो अपना ध्यान केंद्रित करता है और खेलों में सर्वश्रेष्ठ करता है। तो ये क्षतिपूर्ति है। कौन सी होगी? प्रत्यक्ष तो नहीं होगी। प्रत्यक्ष वही होती है जब अपन उसी फील्ड में हैं जो ज़्यादा मेहनत करके जो अपनी क्षतिपूर्ति करते हैं, वो प्रत्यक्ष होगी। आंतरिक भी नहीं होगी, प्रतिस्थापित होगी। प्रतिस्थापित का अर्थ होता है दूसरे पे स्थापित करना। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर हो जाता है। आपने ऑप्शन सी बताया है क्या? कियारा ने भी, अच्छा पिछले क्वेश्चन का बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? अभी स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुकूलन में तो अभिकर्मित अनुदेशन अपन ने बात की थी। अभिकर्मित अनुदेशन क्या है? जो अपन आज दूरगामी शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें जैसे कोटा ओपन हो गया, अपन घर बैठे बैठे स्टडी करते हैं। तो ये एक किसका जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था स्किनर ने, उसका एक व्यापक रूप है जिसको अपन
अभिकर्मित अनुदेशन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं का अभाव है, वह असंवेदनशील, उग्र स्वभाव, लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति आइजैक की व्यक्तित्व प्रश्नावली, अच्छा पहले आइजैक की व्यक्तित्व प्रश्नावली के अंतर्गत है, जो ये इस प्रकार का व्यक्ति उग्र स्वभाव का व्यक्ति है, जो किस कैटेगरी में आएगा बात की गई है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये आइजैक ने दिए ही नहीं थे, ये जुंग नामक मनोवैज्ञानिक हुए थे, कार्ल जुंग नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने दिए थे। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दोनों ने उद्मा अवस्था, ये ऐसी कोई अवस्था किसी ने नहीं दी थी। तो ऑप्शन से इसका आंसर साइकोटिज्म से जो राइट आंसर हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन से अपन कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिका की वृद्धि को बताता है? कोशिका की वृद्धि के बारे में अपन को जब एक विलियम फ्रैंक की परिभाषा याद आती है, उन्होंने कहा कोशिका की गुणात्मक वृद्धि है, जो किसकी परिभाषा में उन्होंने बताया था, विकास की या वृद्धि की? तो विकास की परिभाषा नहीं थी, उन्होंने वो वृद्धि की परिभाषा दी, जिसके तहत उन्होंने विलियम फ्रैंक ने बताया था वृद्धि क्या है, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि है। ऑप्शन डी बताया है 81 का मुकेश जी ने। अच्छा पिछले क्वेश्चन का बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतन की प्रक्रिया का निर्माण, जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय, ये एक तरीके से चिंतन की है, जो इन्होंने डेफिनेशन दे दी है। तो चिंतन की प्रक्रिया का निर्माण, क्षमता, समाहित है, किस प्रकार से संबंधित है? तो चिंतन के द्वारा किसका विकास होता है? मानसिक विकास की एक प्रक्रिया है। तो इसमें शारीरिक विकास में चिंतन का कोई लेना देना नहीं है। शारीरिक विकास है जो पोषण आधारित है, और जो पूर्वजों से जो अपन को जेनेटिकली अनुवांशिकी गुण बोलते हैं, जिसको हिंदी में, उन पर आधारित है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है चिंतन से। सामाजिक विकास ये एक ईक्यू का पार्ट है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। स्वयंगात्मक विकास, इसका भी लेना देना नहीं है। इसका जो है इसी पोषण और अनुवांशिकी गुणों से जो रिलेट करता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास होता है, उसके आधार पर संवेगों का विकास होता है। तो ये तीनों नहीं है। तो मानसिक विकास मैंने आपको पहले भी बताया था, मानसिक विकास की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मानसिक विकास 11 का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आधार पर बिने मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया था? बिने की मापनी, दोस्तों बिने ने क्या किया था 1905 में, 1905 में है, जो उन्होंने एक टेस्ट दिया था जिसे बिने बुद्धि मापनी के नाम से जाना जाता था। और उसमें आयु के आधार पर बुद्धि का आकलन सर्वप्रथम बिने के द्वारा किया गया था। तो बिने परीक्षण पदों को किस समूह में बांटा? तो आयु वर्ग के आधार पर, रुचि, उम्र के स्तर, आयु वर्ग के आधार पर बांटा था। ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर है। आपका ऑप्शन सी आया है क्या? नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगला क्वेश्चन आ गया है, अभिव्यक्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और करना, और क्या करना है, मतलब अभिव्यक्ति जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में अपन देखें तो अभिव्यक्ति अपन किसी भी वस्तु हैं या कोई व्यक्ति हैं, कोई विचार हैं, अब जिसको अमूर्त रूप में विचार हैं या मूर्त रूप में वस्तु या व्यक्ति है, उसको देखते ही अपने मन में जो विचार आती है, जो धारणाएं आती है, उसको अपन सीधे भाषा में अभिव्यक्ति बोलते हैं। तो अपन किसी को, जैसे किसी व्यक्ति को देखने के बाद सोचना है, महसूस करना है, किसी वस्तु को महसूस करना, और क्या हो जाएगा, और उसके बाद में किसी को देखने के बाद अपने मन में क्या आती है, धारणा या प्रतिक्रिया। तो इसका अगला स्टेप प्रतिक्रिया हो जाएगा। ये अभिव्यक्ति के बारे में है। अभिव्यक्ति के बारे में एक और बात बता दूं, अभिव्यक्ति है जो परिवर्तनशील है और एक अर्जित गुण है। जबकि अभिव्यक्ति के जैसा ही एक और शब्द होता है जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। तो अभिक्षमता क्या होता है, एक जन्म से प्राप्त होता है और ये वातावरण या अर्जित गुण नहीं है, ये अपन को जन्म से मिलता है अभिक्षमता। जबकि अभिव्यक्ति है जो
परिवर्तनशील वातावरण से अर्जित हैं। इसको कभी भी अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी किसी के प्रति धारणा है, कभी भी चेंज हो सकती है। आपकी अपनी धार्मिक धारणा है, इसको आप बदल सकते हो। मजबूत तर्क के माध्यम से आपकी कोई भी धारणाएं चेंज हो सकती है। तो ये किसका पार्ट है? अभिवर्ती का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र, ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर दूसरे पेपर में आया है। तो अभिप्रेरणा चक्र की बात की गई है। तो इसमें सही क्रम में इसमें ज़्यादा लोड है नहीं, बालकों को कन्फ्यूज़न होता है। फिर भी मैं आपको, जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में अपन कर देते हैं इसको NDI, नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट नहीं है ये दोस्तों, ये है नीड, और ये क्या है? ड्राइव, और ये क्या है? इंसेंटिव। नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में और सिंपल है। इसको है जो अपन अल्फ़ाबेटिकल क्रम है, जिसको क्रम से व्यवस्थित करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, उसके हिसाब से व्यवस्थित कर देते हैं तो आ जाती है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? अ आएगा, च आएगा उसके बाद में, और उसके बाद में प आएगा। तो ये एक इसका सही क्रम हो जाता है हिंदी के अनुसार। और इंग्लिश में नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट से आप याद रख सकते हो। याद रखने के तरीके हैं, ट्रिक्स है। कियारा ने ऑप्शन बी दिया है। ऑप्शन बी, अच्छा आपने आवश्यकता, चालक और प्रेरणा, बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। आपका एग्जाम में है जो आंसर मिलना चाहिए। एक कक्षा में पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। ये विद्यार्थियों की क्या है? क्या है? विद्यार्थी मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट एक ही जगह पे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ उनको कोई निर्देशित नहीं कर रहा है कि आप क्या काम आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो विद्यार्थी यहाँ किस आधार पर कार्य करते हैं? सीधा सा एग्जाम्पल अपन को मिलेगा, उनके इंटरेस्ट के अनुसार कार्य करते हैं। इंटरेस्ट यानी रुचि। ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? अभी अपन ने बात की थी अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है, जो अभी अपने जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी, प्रेरणा और इंसेंटिव है जो इंग्लिश में। तो यही पूछा गया है इसी क्वेश्चन में, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक की अवस्था बिल्कुल नहीं है, ये मध्य की अवस्था है। और चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति में व्यवस्थित और संतोषजनक राहत की प्राप्ति। यहाँ थोड़ी एक डेफिनेशन के रूप में बात की गई है जो बिल्कुल सही है। ये प्रेरणा के बारे में बात की गई है, लक्ष्य की प्राप्ति और लक्ष्य को निर्देशित करना एक प्रेरणा की बात है, इंसेंटिव की बात है। तो ये राइट आंसर, उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना, प्राप्त करते ही अभिप्रेरणा है जो समाप्त हो जाती है। तो प्राप्त करना नहीं होगा जब तक अपन लक्ष्य प्राप्त करते हैं। और लक्ष्य में मिलने वाली जो अपन को जो प्रोत्साहन है वो लगातार अपन को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है तब वो किसी भी प्रकार की चोट से बचना चाहता है। उपयुक्त परिस्थिति में किस प्रकार के संघर्ष की परिस्थितियों का अनुभव कर रहा है? दोस्तों, कोई एक खिलाड़ी है, उसको लगता है कि खेल में भाग लेना है, लेकिन ये भी डर है कि चोट भी लग सकती है। जिसका एक एग्जाम्पल अभिषेक जी, हाय। लक्ष्य को प्राप्त करना, कियारा वर्मा, बिल्कुल सही। अच्छा, लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं होगा, आप पिछले के दे, उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं होगा, इसका बी आंसर होगा। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे अभी इस क्वेश्चन की, जिसमें परिस्थिति में अनुभव करता है, किस प्रकार की संघर्ष की परिस्थिति का अनुभव करता है। जैसे कि इसका सिंपल तरीका है, आप क्वेश्चन को पूछिए और इस क्वेश्चन के आंसर में यदि यस आ रहा है, यदि हाँ आ रहा है तो स्वीकार्य होगा, और यदि हाँ नहीं आ रहा है तो अस्वीकार्य होगा। जैसे अपन खिलाड़ी
खेल में भाग लेना पसंद करता है। अगर खिलाड़ी को पूछा गया कि आप खेल में भाग लोगे तो वो बोलेगा हाँ यस, इसका यस यस आ गया। परंतु वो किसी भी प्रकार की चोट खाने से बचना चाहता है, तो उसको पूछोगे चोट लगेगी तो ठीक है, तो ये बोलेगा नो। हाँ का अर्थ, यस का अर्थ अपन ने क्या बोला था, स्वीकार्य, और नो का बोला था अस्वीकार्य। तो पहले में यस आया है तो स्वीकार्य होगा, और दूसरे में भी अस्वीकार्य स्वीकार्य नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। अस्वीकार्य ये भी गलत हो जाता है। स्वीकार्य अस्वीकार्य, बिल्कुल ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल रोजर्स कौन थे? कार्ल रोजर्स कौन थे दोस्तों? मानवतावादी एक मनोवैज्ञानिक थे कार्ल रोजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था में व्यक्ति की मनोवृत्ति पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? किशोर बालक है जिसकी व्यक्ति की मनोवृत्ति जिसकी अपन ने जस्ट अभी बात की थी, तो मनोवृत्ति पे किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? उसके आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है या उसके मित्रों का अधिक प्रभाव पड़ता है? इसमें किसका? माता पिता का बिल्कुल नहीं पड़ता है। किशोरों के जो व्यवहार में है माता पिता का, कोई माता पिता जो वो प्रभावित नहीं होते हैं। संगी साथी या दोस्त बोल लो, ये सही है। शिक्षक का भी नहीं पड़ता है, और चलचित्रों का पड़ता है, लेकिन दोस्तों का सबसे अधिक पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान है? उद्देश्य केंद्रित शिक्षा उद्देश्य केंद्रित नहीं होती है शिक्षा, क्योंकि उद्देश्य एक होता है, जबकि बालकों की रुचि है जो भिन्न भिन्न भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, तो उद्देश्य केंद्रित नहीं होगी। शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगी। शिक्षक केंद्रित का अर्थ होता है शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है, ये एक तरीके से उद्देश्य केंद्रित हो गई, तो ये नहीं है। बाल केंद्रित वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका सभी को पता है बाल केंद्रित, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि बाल केंद्रित होती क्या है। ऑप्शन सी बताया है वर्मा कियारा जी ने, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जैसे एक घेरा बढ़ा दिया अपन ने, इसमें यहाँ बालक बैठ गए, यहाँ शिक्षक बैठ गए, तो दोस्तों ये ऐसा मैंने मजाक के रूप में बोल रहा हूँ, ये बाल केंद्रित नहीं है जिसके सेंटर में बालक है। इसका एक मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है कि बालक क्या चाहता है, बालक क्या पढ़ना चाहता है, यानी बालक की रुचि और क्षमता के अनुसार जो एजुकेशन प्रदान की जाती है शिक्षक के द्वारा, वो एक बाल केंद्रित शिक्षा का है जो एग्जाम्पल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बालक की रुचि और बालक की जो आवश्यकता और बालक की जो योग्यता है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। और उद्देश्य केंद्रित या शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, एक टॉपिक होता है और शिक्षक एक टारगेट लेके चलता है, आज मुझे ये पढ़ाना है, बालकों को समझ में आए नहीं समझ में आए कोई मतलब नहीं, अपने सिलेबस पूरा करवाना है। ये सिलेबस पूरा करवाते हुए जो पद्धति अपनाई जाती है, जो अपने मार्क्स अपनाते थे वो वाली पद्धति, वो कौन सी है? शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित शिक्षा है, जो बालकों की इच्छा के अनुसार, बालक की जो रुचि है उसके अनुसार प्रदान की जाती है और अभिक्षमताओं के अनुसार शिक्षा होती है। तो ये इसमें बालक अधिक ज्ञान का अर्जन करता है। तो ये किसका योगदान है? इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। तभी अपन बालकों के भिन्न भिन्न अवस्थाएं पढ़ते हैं और बालक किस प्रकार से सीखते हैं, कौन सी अवस्था में उनकी रुचियां हैं, क्या होती हैं, कौन सी अवस्था में है जो उनमें कितना सामाजिक विकास होता है, ये सारे अपन शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं और ये एक बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? अच्छा, अधिगम का है जो एक क्रम में अनुक्रमणिक वर्गीकरण है जो किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है जो पिछले पेपर में भी आया था, तब मैंने आपको बताया भी था। ये कंडीशन ऑफ लर्निंग नाम की एक पुस्तक है जो रॉबर्ट एम गेने के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने अधिगम को एक क्रम में व्यवस्थित किया है और इस क्रम में है जो उन्होंने 8 प्रकार के अधिगम, 8 प्रकार के सीखने के प्रकार बताए हैं, अधिगम के प्रकार बताए हैं, उनको एक व्यवस्थित क्रम में उन्होंने वर्गीकृत किया है। तो ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिए गए? यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्ट एम गेने के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले संकेत अधिगम, उद्दीपन
अनुक्रिया, उसके बाद में है जो श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम और बहुविभेदन अधिगम, कंसेप्ट या सिद्धांत अधिगम, कंसेप्ट या संप्रत्य अधिगम, उसके बाद में सिद्धांत अधिगम और अंतिम नंबर पे उन्होंने कौन सा बताया, समस्या समाधान अधिगम। ये है जो 8 प्रकार 8 स्टेप बताए गए, स्टेप टू स्टेप आपको एक व्यवस्थित क्रम में याद होने चाहिए। चलिए आगे। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, तो आज के सेशन को समाप्त करने का समय हो चुका है। आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल केंद्रित शिक्षा कियारा ने बताया। ठीक है कियारा जी, आप सभी का धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर एक और नए पेपर को लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। कमेंट देख